वेल शेयर्स में पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन, पहले इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है कवर कर लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल्स पे आ जाएंगे. द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज 2 एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 200. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात हो रही है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200. पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड. नेक्स्ट, the minimum number of directors in a private limited company is 2 directors and public limited company में minimum 5. The minimum number of directors in private limited company is 2 and public limited company में that is actually 3. It's not 5, right? Registered capital or nominal capital या authorized capital is the maximum amount of capital which a company can issue to the public or for consideration other than cash. It is mentioned in the capital clause of the memorandum of association. Memorandum of association में 5 clauses होता है: name clause, situation clause, object clause, capital clause, liability clause, association subscription clause. तो कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम में लिखा रहता है कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना होगा. दिस एक्चुअली कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल या रेशियोड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल. उतना कैपिटल कंपनी मैक्सिमम इशू कर सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फॉर कैश, टू द प्रमोटर्स, अदर देन कैश, सब मिला करके. या नेक्स्ट, securities premium balance can be utilized by a company only for the following 5 purposes. SPA वाला थ्योरी आपको याद होगा, क्लासेस के दौरान बताए थे बहुत बार कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी दैट सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर 5 पर्पसेस. उससे थ्योरी कंपल्सरी आ ही सकता है, बता दे रहा हूँ. क्या क्या? प्रीमियम एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में, एक्सपेंस कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने में, फुली पेड अप बोनस इशू करने में, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स को राइट ऑफ करने में, एंड बायबैक ऑफ ओन शेयर्स. ओनली फॉर दीज 5 पर्पसेस SPA balance can be utilized by a company. Next, preliminary expenses are expenses incurred at the time of formation of a company. कंपनी फॉर्मेशन से के टाइम में जितना खर्चा लगता है, दे आर बेसिकली कॉल्ड preliminary expenses. नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी रिगार्डिंग रिजर्व कैपिटल. It's not capital reserve, it is reserve capital. Reserve capital is that part of uncalled capital of a company which the company has decided not to call up except and if required at the time of winding up. Uncalled capital जो कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं किया है, uncalled capital का कुछ हिस्सा है which the company has decided not to call up except in the event of winding up. उसको कॉल अप करेगा कंपनी अगर जरूरत पड़ा वाइंडिंग अप के टाइम में, तो that is called reserve capital. Obviously it is not shown in the balance sheet. बैलेंस शीट में कहीं अलग से शो नहीं होगा. ये तो खाली कंपनी शेयर होल्डर्स का एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इसको एज ए रिजर्व कैपिटल कर दिया था कि इसको हम लोग कॉल नहीं करेंगे. नेक्स्ट, एज पर टेबल F of the Companies Act 2013, the rate of interest on calls in arrear. calls in arrear के ऊपर rate of interest is 10% per annum and calls in advance के ऊपर 12%. कंपनी कॉल से अर्लियर के ऊपर इंटरेस्ट लेता है शेयर होल्डर से. कॉल से अर्लियर का इंटरेस्ट कंपनी के लिए इनकम है. कॉल से एडवांस के ऊपर कंपनी इंटरेस्ट देता है, वो कंपनी के लिए एक्सपेंस है. कंपनी लेता कम है, देता ज़्यादा है. नेक्स्ट, द शेयर एप्लीकेशन मनी शुड बी एटलीस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 5% of the nominal value या face value of the shares. Now here there is one catch point. I don't know whether it's mentioned here or not. It's 5%. Just one second. एक और मेंशन नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं. 5% of the nominal value of the share, face value या nominal एक ही बात होता है. तो face value या nominal का minimum 5% एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, but this is as per the Companies Act.
दिस वन मोर सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एज पर द सेबी गाइडलाइंस, लेकिन इश्यू प्राइस का 25% होना चाहिए। तो क्वेश्चन का फाइन प्रिंट को ध्यान से पढ़ना होगा। अगर हम लोग नॉमिनल वैल्यू की बात कर रहे हैं तो नॉमिनल वैल्यू का 5%, बट इश्यू प्राइस की बात करें तो 25%। क्या वेल उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कंपनी ने जितना शेयर्स इशू किया है उसका एटलीस्ट 90% शेयर्स का सब्सक्रिप्शन पब्लिक से मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है, 90% से कम मिलता है, तो कंपनी विल हैव टू रिफंड व्हाट एवर द कंपनी हैज रिसीव्ड। कंपनी कैन नॉट प्रोसीड विद अलॉटमेंट, कंपनी अलॉट नहीं कर सकता है। पब्लिक को जब शेयर्स इशू किया गया है थ्रू द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में जितना मेंशन्ड है उसका 90%, सपोज कंपनी ने इशू किया था 10 लाख शेयर्स, तो एटलीस्ट 9 लाख शेयर्स शुड बी सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। इफ पब्लिक टेक्स अप लेस देन दैट, देन द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड अहेड विद अलॉटिंग द शेयर्स। इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है ना, कंपनी अपॉइंट्स मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर्स हु टेक द गारंटी कि हम लोग इतना शेयर्स का सब्सक्रिप्शन ला देंगे। अगर शॉर्टफॉल होता है तो अंडरराइटर को खुद अपने पॉकेट से अपने नाम से शेयर्स को सब्सक्राइब करना पड़ता है, तो सब्सक्राइब हो जाता है। Anyways, so if it is not necessary, the company cannot proceed to allot the shares. Next, a notice of at least 14 days should be given by the board of directors to the defaulting shareholders before forfeiting the shares. शेयर forfeiture करने से पहले 14 दिन का मिनिमम एक नोटिस देना पड़ेगा। A company can accept calls advance from the shareholders only if authorized by the articles of association. Articles of association में अगर अथॉरिटी नहीं है, then company cannot accept calls in advance. Dividends are usually paid as a percentage of paid up capital. इसके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको याद होगा, हम लोग किए थे, आज भी कर लेंगे। एंड व्हाट इज पेड अप कैपिटल? पेड अप कैपिटल इज कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर। अगेन कॉल्स इन एडवांस इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। एडवांस पर अगर कोई पैसा मिला हुआ कॉल्स एडवांस अगर है, वो शेयर कैपिटल पार्ट है ही नहीं, लिव असाइड कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट नहीं है। कॉल्स एडवांस को इसीलिए अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाते हैं अंडर द मेन हेडिंग करंट लायबिलिटीज। सो कॉल्स एडवांस इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, हेंस इट इज शोन अंडर द हेडिंग करंट लायबिलिटीज, सब हेडिंग अदर करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट, बिफोर इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स या पब्लिक डिपॉजिट्स, द कंपनी इशूज प्रॉस्पेक्टस। कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगा, शेयर्स इशू करेगा, पब्लिक डिपॉजिट्स भी इशू करेगा, तो ये कुछ भी करने से पहले कंपनी विल हैव टू इशू अ प्रॉस्पेक्टस। नेक्स्ट, ऑथराइज्ड कैपिटल ग्रेटर दैन इक्वल टू इशूड कैपिटल। कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल अगर 10 लाख है, उससे बेसिक कंपनी इशू कर ही नहीं सकता है, वेदर टू पब्लिक, टू प्रमोटर्स और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्लियर? उतना या उससे कम हो सकता है इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल कैन बी लेस देन इक्वल टू ऑथराइज्ड कैपिटल बोल सकते हैं हम। एंड जितना इशू है उससे बेसिक सब्सक्राइब कैपिटल नहीं हो सकता है। ओवर सब्सक्रिप्शन अगर होता है तो हम लोग बाकी का एक्स्ट्रा जो होता है वो तो हम लोग क्या करते हैं, रिफंड कर देते हैं या प्रो राटा करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप अलॉट तो कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए इशूड कैपिटल इज ग्रेटर देन इक्वल टू सब्सक्राइब कैपिटल, और अदर सब्सक्राइब कैपिटल इज लेस देन इक्वल टू इशूड कैपिटल। नेक्स्ट, forfeited shares cannot be issued at a discount more than the amount forfeited. Well, forfeited shares cannot be reissued at a discount more than the amount forfeited. इसके बेस्ड याद होगा बहुत सा प्रैक्टिकल से। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई शेयर्स फॉरफिट किया है जिसके ऊपर में पहले वाले शेयर होल्डर से मान लो 7 रुपये मिला हुआ है, एंड सपोज शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। अब इन शेयर्स को जब आप रीइशू कर रहे हो, फॉरफिट करने के बाद जब रीइशू कर रहे हो, तो दो चीज, वन इज मिनिमम प्राइस एट विच दिस कैन बी रीइशूड। याद है कितना बताए थे? मिनिमम प्राइस वुड बी 3। 10 रुपये का फेस वैल्यू का शेयर है, पुराने पहले वाले शेयर होल्डर से 7 रुपये मिला हुआ, बाकी वो 3 रुपये नहीं दिया, मान लो फाइनल कॉल का 3 रुपये नहीं दिया, हमने शेयर्स फॉरफिट कर लिया, अब इनको रीइशू करना है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है, एक होता है मिनिमम प्राइस कितना लेना पड़ेगा, या दूसरा होता है मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं। तो मिनिमम प्राइस इज 3 रुपीज़
और अगर पूछता है मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं तो दैट इज 7 रुपीज। यस, दिस 7 इज एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम की बात हो रही है, 7 इज एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। नेक्स्ट, राइट शेयर्स आर इश्यूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। राइट शेयर्स क्या होता है, कंपनी अगर इन फ्यूचर वापस ऑलरेडी शेयर्स इशू किया हुआ है उसको और फर्दर शेयर्स इशू करना है तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स का इट इज कॉल्ड अ प्री एम्प्टिव राइट, दे हैव अ प्री एम्प्टिव राइट कि पहले शेयर्स उनको ऑफर किया जाएगा एंड ऑब्वियसली एट अ प्राइस व्हिच इज लोअर देन द मार्केट वैल्यू, राइट? सो दे आर इश्यूड टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, share application account, share allotment account, share call account, call surrender account, call advance account, share capital account, इनसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये सब पूछता है which type of accounts, all these are personal accounts, they represent the account of the shareholders, clear? Next, preference shareholders have a preferential right to dividend and for repayment of capital at the time of winding up. Preference shareholders have a preferential right to dividend and for repayment of capital at the time of winding up. मतलब during the lifetime प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड मिलेगा, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स का नंबर आएगा एंड इवन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, कंपनी का जब बंद होने का नौबत आता है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा लौटाया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स का नंबर आता है, क्लियर? नेक्स्ट, देयर शुड बी अ गैप ऑफ एटलीस्ट 1 month इन बिटवीन 2 calls। अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल, मिनिमम 1 महीने गैप होना चाहिए, या फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल, या सेकंड कॉल के बाद थर्ड कॉल या फोर्थ कॉल। आप बोले सर हम लोग तो हमेशा सेकंड कॉल तक क्लास देखे, नहीं, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, कुछ भी हो सकता है। कंपनी 10 रुपया 10 बार में लेके 1-1 रुपया, तुमको क्या प्रॉब्लम है? तो हर एक कॉल के बाद में मिनिमम गैप 1 महीने का होना चाहिए। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट theoretical question, maximum amount that can be collected by way of premium as a percentage of the face value of shares is unlimited। प्रीमियम कंपनी कितना भी कलेक्ट कर सकता है। एट द टाइम ऑफ इश्यू शेयर्स कंपनी 10 रुपये का शेयर 1000 रुपये में भी इशू कर सकता है, 990 रुपये प्रीमियम ऑन 10 रुपीज़ चलेगा, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट इश्यू शेयर्स का प्रैक्टिकल्स में जाएंगे, बट उसके पहले जस्ट बेसिक थोड़ा सा एंट्रीज का एक बार डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। मे बी यू एमसीक्यू करते करते हम लोग बेसिक एंट्रीज भूल गए, तो उसका कॉन्सेप्ट है, लेट अस बी क्विक। कंपनी जब शेयर्स इशू करता है सबसे पहले कंपनी बुक्स में एप्लीकेशन मनी मिलने के एंट्री पासवर्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी अगर आया है, ओवर सब्सक्रिप्शन अगर हुआ, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी को रिफंड करना तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है, अगर प्रो राटा अलॉटमेंट हो रहा है तो एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट में ट्रांसफर करने का इक्विटी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हियर यू हैव टू बी बिट केयरफुल। कई बार एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा पैसा आया हुआ है, या हो सकता है कोई एक आदमी ने अपना एप्लीकेशन के टाइम में सारा पैसा एक साथ ही दे दिया। से फॉर एग्जाम्पल एक आदमी के पास 500 शेयर्स था, 10 रुपये का शेयर्स है, एप्लीकेशन मनी 2 रुपया, 3 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया। ध्यान से सुनना, अब ये आदमी एप्लीकेशन टाइम में अपना पूरा पैसा दे दिया, तो पूरा पैसा जब दे दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री तो कितना से पास होगा? 5000 से। एंड ऑब्वियसली फुल अलॉटमेंट हुआ है इसको, तो रिफंड का तो बात ही नहीं आता है। अब इस एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी को जब एडजस्ट करेंगे आप, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अगर हम लोग कैपिटली इस दोनों एंट्री को कंबाइन करने का सोचते हैं तो टू कैपिटल में तो कितना चला जाएगा उसका? 1000। बाकी का टू कॉल्स इन एडवांस 4000 एक साथ। कॉल्स इन एडवांस से पूरा कितना चला जाएगा? फिर टू शेयर अलॉटमेंट नहीं करेंगे। हाँ, ये अलग बात है, टू अलॉटमेंट हम कर सकते हैं। टू अलॉटमेंट 1500, टू शेयर फर्स्ट कॉल 1500, टू शेयर सेकेंड कॉल 1000। अभी डिपेंड करता है एमसीक्यू एग्जाम में ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। क्यों बताएं इस बात को? क्योंकि ये मत समझना दैट यहाँ पे जैसे एक्स एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट में एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट किए ना, तो ये जरूरी नहीं हो सकता। टू कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हैं। हो सकता है कोई आदमी एप्लीकेशन टाइम में सारा पैसा ही दे दिया,
तो एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा को हम अलॉटमेंट में थोड़ी डालेंगे, हम सीधा 2 कॉल्स इन एडवांस में डाल देंगे। एंड फिर जो रेस्पेक्टिव कॉल का टाइम आता है उस टाइम बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। एंड अगेन थर्ड ऑप्शन, हम हो सकता है कॉल्स इन एडवांस को पहले क्रेडिट करें ही नहीं, हम पहले से अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकेंड कॉल अकाउंट को क्रेडिट करते एडजस्ट करते टाइम में, तो फिर बाद में कॉल्स एडवांस डेबिट नहीं होगा, तो बाद में खाली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कॉल्स एडवांस में पहले क्रेडिट नहीं किए तो मिलने वाले टाइम में फिर डेबिट भी नहीं होगा वो। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जब शेयर्स अलॉट करते हैं इन दैट केस द इंटरेस्ट इक्विटी अलॉटमेंट एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर। अलॉटमेंट मनी ड्यू नहीं है, ये अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब अगर एप्लीकेशन में प्रीमियम था अगर, तब क्या होगा? एप्लीकेशन डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम। अलॉटमेंट वाले में क्या हो जाएगा? इक्विटी एप्लीकेशन को डेबिट टू इक्विटी कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। एप्लीकेशन का प्रीमियम होता है तो ऑब्वियसली पहला एंट्री बैंक टू एप्लीकेशन, उसमें क्या आएगा? पहला एंट्री बैंक टू एप्लीकेशन में इंक्लूडिंग प्रीमियम वाला पूरा पैसा, अलग कुछ नहीं होगा, सेग्रीगेट कुछ नहीं करना, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन ही रहेगा। मान लो एप्लीकेशन मनी 5 रुपये है जिसके अंदर में 3 रुपये कैपिटल का है, 2 रुपये प्रीमियम का है, तो बैंक टू एप्लीकेशन कितना आएगा? पूरा 5 रुपये तो लिखेंगे ना यार। रिफंड जब करेंगे तो एप्लीकेशन बैंक की 5 रुपये करेंगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी 5 रुपये ही होगा। क्लियर? वेल गोइंग फॉरवर्ड, अलॉटमेंट मनी ड्यू होने का एंट्री हम लोग मालूम है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर प्रीमियम साथ में होता है तो। अलॉटमेंट मनी मिलने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अभी लास्ट हम लोग जब कुछ क्लासेस ले रहे थे तब हम लोग को डिस्कशन में बताए थे कॉल्स अरियर को हो सकता है यूज नहीं किया जाए। मतलब मान लो अलॉटमेंट मिलना था 1 लाख बट 5,000 नहीं मिला, तो हम लोग क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट 95, कॉल्स डेबिट 5, टू शेयर अलॉटमेंट 1 लाख, तो हमारा अलॉटमेंट कैंसिल हो जाता है। तो आपको याद होगा हम लोग फोर फीचर करते टाइम में हम लोग क्या करते हैं? इक्विटी से कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन अरियर करते हैं ना। लेकिन अगर कॉल्स अकाउंट को खोला ही नहीं गया है, मैं बोल रहा हूं अलॉटमेंट नहीं मिलते टाइम, हो सकता है खाली बैंक अकाउंट डेबिट 95 टू शेयर अलॉटमेंट 95 किया जाए, तो हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में देयर विल बी डेबिट बैलेंस ऑफ 5,000। यू गॉट अ पॉइंट? हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 5,000 का डेबिट बैलेंस पड़ा रहेगा। तो फोर फीचर के टाइम में इक्विटी से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स नहीं होगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, वॉट एवर स्टेज के बाद फोर फीचर हो रहा है, तो मतलब कॉल्स क्रेडिट नहीं होकर के वो रेस्पेक्टिव कॉल अकाउंट क्रेडिट होगा। इज दैट पोर्शन क्लियर? गौरव? वेल, कॉल मनी ड्यू इक्विटी से कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल, रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से डेबिट टू इक्विटी से कॉल से एडवांस भी हो सकता है, कॉल से एडवांस मिला है तो कॉल से एडवांस तो क्या होता है? मिलते टाइम क्रेडिट होता है और एडजस्ट करते टाइम में डेबिट हो जाता है। एंड कॉल का पैसा पहले बाकी था और बाद में अगर मिल जाता है तो कॉल से बाद में क्रेडिट हो जाता है। अलॉटमेंट के टाइम में कोई बंदे ने पैसा नहीं दिया, कॉल से डेबिट हो गया। फर्स्ट कॉल के टाइम में वो आदमी फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दे रहा है, अलॉटमेंट का पैसा भी दे दे रहा है, तो कॉल से क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन फोर फीचर और शेयर्स। जब शेयर्स फोरफिट होता है तो हमारा एंट्री क्या पास होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे करते हैं? विद द अमाउंट कॉल्ड अप, जितना कॉल हो चुका है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सम्स में कि 10 रुपये का शेयर है, कंपनी का सारा कॉल कर चुका है, तब तो कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपये से होता है। बट हो सकता है कंपनी ने अभी तक 8 रुपये तक ही कॉल किए, 2 रुपये का फाइनल कॉल का लेटर कंपनी ने बाकी सबको भेजा ही नहीं है, तब इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 8 रुपये से होता है, जितना कॉल हो चुका है। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होता है ओनली इफ नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी, अगर नहीं मिला है तब डेबिट होता है। इसमें एक जगह लोग कंफ्यूज हो जाता है कई बार एमसीक्यूज में, 10 रुपये का शेयर है,
₹2 प्रीमियम पे इशू हुआ था, ₹12, कंपनी ने सारा कॉल कर लिया है, तो लोग क्या करते हैं ना, कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹12 समझ लेते हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹10 ही होगा, बिकॉज कैपिटल का अमाउंट फेस वैल्यू वॉज 10, ₹2 तो प्रीमियम था यार। अब प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा, यानी डिपेंड करता है मिला है या नहीं मिला है। प्रीमियम अगर मिल गया तब तो डेबिट नहीं होगा, और नहीं मिला है तो डेबिट होगा। वेल एसपीआर डेबिट होगा इफ नॉट रिसीव्ड। 2 कॉल्स इन अरियर, जितना पैसा पहले नहीं मिला है, इसमें भी आपको याद करा दिया दैट 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 सेकंड कॉल वाला भी हो सकता है। 2 शेयर फोरफिचर, फोरफिचर हम लोग क्या लेते हैं, जितना पैसा मिल चुका है पहले वाले शेयर होल्डर से एक्सक्लूडिंग प्रीमियम मनी। प्रीमियम का पैसा अगर मिल चुका है वो फोरफिचर अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। पहले वाले शेयर होल्डर से जितना भी मिल चुका है, भले इंक्लूडिंग प्रो राटा भी एक्स्ट्रा मिला हुआ था, वो सब लेकर के भी। क्लियर? जब रीइश्यू करते हैं इन शेयर्स को अपने लोग, तो रीइश्यू का एंट्री में फॉर रीइश्यू शेयर्स द एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा मिल रहा है रीइश्यू करके बैंक में डेबिट हो गया। जितना पैसा कम मिल रहा है, अगर हम लोग कम दाम में रीइश्यू कर रहे हैं एट अ प्राइस लेस देन द फेस वैल्यू, अगर हम लोग कम पैसा ले रहे हैं तो रिमेनिंग अमाउंट शेयर फोरफिचर में डेबिट होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी कैपिटल में पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स रीइश्यू, जितना पेड अप वैल्यू पे रीइश्यू कर रहे हो आप। कई बार होता है कि कंपनी सारा कॉल्स नहीं किया है, कंपनी ने अभी तक ₹8 कॉल किया है, कोई शेयर होल्डर ₹5, कोई शेयर होल्डर ने बीच में कुछ पैसा नहीं दिया था, फोरफिट कर लिया हम लोग, सेकेंड कॉल नहीं हुआ अभी तक। अब कंपनी इन शेयर्स को रीइश्यू कर रहा है, ले रहा है ₹5, बट रीइश्यू कर रहा है ₹8 पेड अप, तो बैंक में डेबिट कितना होगा 5, डिस्काउंट में 3, शेयर फोरफिचर में 3, टू कैपिटल में कितना होगा 8। तो कैपिटल में होता है पेड अप वैल्यू टू एसपीआर अगर रीइश्यू प्रीमियम पे हो रहा है, प्रीमियम हो ही सकता है। सो दिस आर बेसिक एंट्रीज। नाउ इससे रिलेटेड हम लोग को सम्स करना होगा, राइट? विल बी मूविंग डाउन टुवर्ड्स सम्स नाउ, बट जस्ट अ लिटिल मोर ऑफ थ्योरी। अभी शेयर्स अगर इशू हो रहा फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसका एंट्रीज एक बार शॉर्ट में रिविजन। अगर जो आप वेंडर से अगर आपने कोई एसेट्स परचेज किए तो एक तो एंट्री होता है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, या अगर आपने पूरा बिजनेस ही कोई का रनिंग बिजनेस ही परचेज किया है तब तो एसेट्स डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर। बट उसमें डिफरेंस अगर डेबिट में कम पड़ता है तो गुडविल, मतलब अगर आप ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं तब तो गुडविल, अगर क्रेडिट में कम बच रहा है मतलब कम पेमेंट कर रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व, राइट? उसके बाद हम जब शेयर्स इश्यू करते हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर हम लोग एट पार इशू कर रहे हैं। अगर एट अ प्रीमियम इशू कर रहे हो आप तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू एसपीआर, और अगर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू कैपिटल। अभी एक बात, सपोज आपको ना किसी वेंडर को पेमेंट करना था, सपोज 11 लाख, शेयर्स ₹10 का इशू कर रहे हो, एट पार इशू कर रहे हो, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू करना होगा 1,10,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं। शेयर्स अगर आप 10% प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो 11 लाख डिवाइडेड बाय 11 कितना शेयर्स होगा इशू 1 लाख। बट अगर आप डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो डिवाइड बाई, सपोज अगर 10% डिस्काउंट पे शेयर्स इशू हो रहा है तब डिवाइड बाई 9 होगा, ये आपको याद होगा। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर्स की जगह हो सकता है प्रेफरेंस शेयर्स इशू हो रहा है या डिबेंचर्स इशू हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता है, नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशू का कहानी तो सेम ही रहेगा, याद है? नेक्स्ट, प्रमोटर्स को जब शेयर्स इशू करते हैं, इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुन लेना। प्रमोटर्स को जब शेयर्स इशू करते हैं फॉर देयर सर्विसेज, इट्स इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और एक्चुअली
कंपनीज एक्ट 2013 में ये चेंजेस आने से पहले गुडविल अकाउंट डेबिट होता था। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कुछ एक स्कूल्स के पेपर्स में अभी रिसेंटली देखने मिला था कि ऑप्शन में गुडविल अकाउंट दिया हुआ है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है ही नहीं। तो शेयर्स अगर प्रमोटर्स की इशू फॉर देयर सर्विसेज, अगर ऑप्शन में इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट नहीं है, गुडविल अकाउंट है, आप गुडविल अकाउंट मार्क करोगे। क्लियर? इश्यूर शेयर्स वाले पोर्शन में अब कुछ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग जो करेंगे एकदम सीधा टिपिकल, जैसे ये क्वेश्चन सैम्पल वाले आईएससी सैम्पल पेपर में भी था इस तरह का, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। शेयर कैपिटल डेबिट अमाउंट डैश है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट इज 3000, 2 calls in arrear, 2 share forfeiture, being dash shares forfeited for non-payment of ₹8 including premium of ₹1 per share। फिर बैंक अकाउंट डेबिट है, शेयर फॉर्फिचर डेबिट है, 2 शेयर कैपिटल है, being dash shares reissued as fully paid up at ₹8 per share। शेयर फॉर्फिचर नीचे बना के दिया हुआ है। नाउ देयर आर क्वेश्चंस। द शेयर कैपिटल अकाउंट वाज डेबिटेड विथ, फर्स्ट एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से होगा? एवरीवन रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स। So first question, the share capital account was debited with, that's very clear कि वो 30,000 होगा। रीजन सिक्योरिटीज प्रीमियम ₹1 पर शेयर था और यहाँ पे 3,000 रुपीज़ डेबिट हुआ है। इसका मतलब है देयर वर 3,000 शेयर्स, राइट? सो नाउ क्रॉस चेक हम लोग कैसे कर सकते हैं कि 3,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज़ फेस वैल्यू, अगर यहाँ पे 30,000 होता है तो हमारा यहाँ पे शेयर फॉरफिचर अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर बचेगा 11,250, जो कि हमारा इससे मैच कर रहा है। शेयर फॉरफिचर में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकंड, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर डेबिट टू इक्विटी कैपिटल। तो सेकंड वाले में क्या बोला है? बिंग डैश शेयर्स रीइश्यूड एज फुली पेड अप एट ₹8 पर शेयर। तो साफ जाहिर है कि ₹8 तो 1000 शेयर्स रीइश्यू हो रहा है, हाँ या ना? तो ₹2 करके डिस्काउंट है, कैपिटल में कितना होगा? 10,000। इसीलिए देखो हमारा सेकेंड एंट्री का यहाँ पे शेयर फॉरफिचर में टू इक्विटी कैपिटल कितना? 2,000। तो हमारा क्वेश्चन, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी आर, बताइए। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट अलॉटमेंट मनी कितना होगा? ऑब्वियसली 3,000, राइट? नेक्स्ट, at the time of reissue the share forfeiture account was debited with 2,000, number of shares reissued at ₹8 per share where 1,000। यहाँ पे रुपये का सिंबल गलत आ गया, रुपये का सिंबल नहीं होगा क्वेश्चंस में, इट्स 1,000, राइट? नाउ अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में अमाउंट क्रेडिट कितना होगा? 1750। कैसे आया 1750? लेजर से आपको साफ समझ में आ रहा है, कैपिटल रिजर्व में 1750 है, तो कोई कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं है, हाँ है ना? दैट्स इट, क्लियर? सो एक तो ये वैरायटी का क्वेश्चंस जो है। नेक्स्ट, सर क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन पेपर में लेजर दिया हुआ रहेगा, इससे वो जर्नल एंट्रीज रहेगा, सब कुछ ही था सैम्पल पेपर में, देखना। नेक्स्ट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 56, a similar variety again with this journal entries and fill in the blanks and the options. First question I think is very simple, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन को देख करके समझ में आ रहा है कि हमारा इसमें अमाउंट 2,40,000 होगा। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, चलो फर्स्ट क्वेश्चन 1 का आंसर इज ए। नेक्स्ट,
obviously there isn't pending error over here. Here should not have been capital. Which account is credited when shares are issued at a premium? Obvious answer is securities premium reserve account. Next, bank account debit calls arrear account debit to equity share allotment. उसके लिए पहले फर्स्ट सेकेंड वाले एंट्री को फिलअप करना होगा आपको, तब जाके आप इसका आंसर निकाल पाएंगे. सेकेंड वाले एंट्री में प्रीमियम 5 रुपया करके 2 लाख था. SPR का अमाउंट था या ना? कैपिटल वॉज 3,60,000 बिकॉज 9 रुपीज़ करके. एंड अलॉटमेंट में रिसीव कितना शेयर्स पे हुआ? 39,500 शेयर्स पे हुआ है. तो 500 शेयर्स पे नहीं हुआ है, तो कॉल शेयर का अमाउंट कितना होगा? 4,500 बिकॉज 500 शेयर्स, जो शेयर्स इशू हुआ था 40,000, अलॉटमेंट ही 39,500 मिला, 500 पे नहीं मिला. 500 इंटू 9 रुपया 4,500. नेक्स्ट नंबर 4, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड विथ कब? एट द टाइम ऑफ फोरफीचर. फोरफीचर का टाइम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना होगा? ऑब्वियसली 500 शेयर्स हैं, 5 रुपया करके 2,500 ना. At the time of reissue shares, share forfeiture account debited with 400 शेयर्स रीइश्योर है, 7 रुपया का. नरेशन से समझ में आ रहा है. 3 रुपया का डिस्काउंट है 1,200. गेन ऑन रीइश्यूड शेयर्स विल बी, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू कितना होगा? तो बहुत सिंपल, अपने डिस्काउंट 3 रुपये दिए हैं और पहले अपने को मिला हुआ कितना था? पहले आपने फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट कितना रुपया किया था? फोरफीचर अकाउंट में हम लोग 3,000 रुपया क्रेडिट किए थे ना. 3,000 रुपया क्रेडिट किए थे 500 शेयर्स पे. पर शेयर कितना मिला हुआ था? 6 रुपया. माइनस पर शेयर भी अपने डिस्काउंट कितना दिए हैं? 3 रुपया. तो पर शेयर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 3 इंटू 400. सो कैपिटल रिजर्व वुड बी 1,200. समझ में आ रहा है? यहाँ पे लेजर नहीं दिया होता तो भी हम लोग कर सकते हैं. डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन कैसे न कैसे दिया हुआ रहेगा आपको. क्लियर? नेक्स्ट, coming to question 54. A limited company was registered with an authorized capital of rupees 2 lakh in rupees 10 in shares. Of these, 6,000 shares were issued as fully paid to the vendors for the purchase of building. 8,000 shares were subscribed for by the public, and in the first year, rupees 6 per share were called up. Payable rupees 3 on application, 1 on allotment, 1 on first call, and 1 on final call. The amounts received in respect of these shares were as follows. 6,000 शेयर्स में फुल अमाउंट कॉल्ड अप मिल चुका है. कंपनी ने अभी तक कितना कॉल किया है? सिर्फ 6 रुपया कॉल किया है. शेयर्स था 10 रुपीज़ ईच का. 6,000 शेयर से फुल अमाउंट मिल चुका है. 1,200 के ऊपर सिर्फ 5 रुपया मिला है. तो सिर्फ 5 रुपया मिला मतलब क्या है? एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 1, फर्स्ट कॉल का 1 फाइनल कॉल का नहीं मिला होगा इसके ऊपर में. 500 शेयर्स पे 4 रुपये मिला है, तो 1 रुपये फर्स्ट कॉल, 1 रुपये फाइनल कॉल नहीं मिला होगा. 300 शेयर्स पे से 3 रुपये मिला है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल नहीं मिला होगा. द डायरेक्टर्स forfeited 800 शेयर्स ऑन विच लेस देन ₹5 पर शेयर हैड बीन पेड. याद आ रहा है? सिमिलर सम जेटी वाले शीट्स में भी था एंड मैट में भी था. एमसीक्यू शीट में भी था, मैट में भी है. वापस यहाँ भी रिपीट है, अमाउंट चेंज है थोड़ा सा. तो ये 800 शेयर्स फॉरफिट होगा ना, ऑन विच लेस देन 5 रुपया हैड बीन पेड. अब क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट द अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन पे अमाउंट ड्यू कितना होगा?
तो ऑब्वियसली पब्लिक ने कितना शेयर्स लिया है? 8,000। 6,000 तो वेंडर्स को इशू हुआ है, पब्लिक को इशू कितना हुआ है? 8,000। तो द अमाउंट ड्यू ऑन शेयर एप्लीकेशन 8,000 इंटू 3, 24,000 होगा एवरीवन। 6,000 तो वेंडर्स को दिए हम लोग अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट्स, वो तो फुल्ली पेड अप शेयर्स दिए, वो थोड़ी एप्लीकेशन में आएगा। व्हाट इज द टोटल अर्लियर अमाउंट इंक्लूडिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ द शेयर्स फोरफिटेड? शेयर्स फोरफिटेड का पूछ रहा है खाली। तो 500 शेयर्स के ऊपर में अर्लियर कितना है? 2 रुपया करके, और 300 शेयर्स के ऊपर अर्लियर कितना है? 3 रुपया करके। 1,900। शेयर फोरफिचर में अमाउंट कितना जाएगा? तो ऑब्वियसली 500 इंटू 4, हाँ या ना, एंड 300 इंटू 3, 2,900। आ रहा समझ में? प्रो राटा का सम्स एंड उससे रिलेटेड वो जो लॉन्ग सम्स में जो शॉर्टकट्स यूज़ करना है उसका एक ऑलरेडी अलग से वीडियो क्लिप है, वो वीडियो देख लेना आप लोग। उसका अलग से ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया रिसेंटली, अभी सीबीएसई वालों के लिए किए थे, वो आप लोग देख लेना। उसके अंदर शॉर्टकट्स है बहुत सारा, अगेन जो हम लोग क्लासेस में डिस्कस किए थे ना लॉन्ग सम्स का। 55, A Limited makes an issue of 10,000 equity shares of its 100 each payable as follows: application allotment पे 50 rupees, first call पे 25, final call पे 25. Members holding 400 shares did not pay the second call and the shares were forfeited. 300 shares were reissued fully paid at rupees 80 per share. What is the amount due on share application and allotment? That's very easy question again. 5 लाख होगा because 10,000 shares 50 rupees करके 5 लाख। अभी बोल रहा है कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। पहली बात तो 300 शेयर जो रीइश्यू हो रहा है ना, खाली उन्हीं का जाएगा, उसमें डिस्काउंट तो 20 रुपये है। सेकेंड कॉल नहीं मिला था, मतलब मिला हुआ कितना है? 75। तो इसका मतलब क्या प्रॉफिट पर शेयर कितना है? 55 इंटू 300, 55 इंटू 300 राइट, 16,500। What amount will be debited in the share forfeiture account? शेयर forfeiture account में डेबिट कितना होगा? 300 इंटू 20 कितना? 6,000। कोई शक? नो शक। Solve question 52 right now. 52, solve with a pin of silence. 52 answer. Amount received on share allotment is 59,700. Excluding किससे नहीं मिला? 100 शेयर्स पे 3 रुपया करके नहीं मिला, तो 59,700। 300 रुपये कम मिला, 60,000 मिलना था। टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ऑफ कॉल्स इन अरियर। कॉल से में टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 700। कैसे? इंक्लूडिंग अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। कंपनी ने अभी तक कहां तक किया है? प्रकृति एन एप्लीकेंट ऑफ 100 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी ड्यू फ्रॉम हिम, दैट इज 3 और 2 सिर्फ 5 रुपया, तो 500 होगा। 500 will be the answer. Second call क्या ने कहाँ लिखा? Why are you going in a hurry? Prakriti, an applicant of 100 shares, failed to pay allotment money and first call money due from him. Rest of the money is duly received. Right? Second call balance on final call हो चुका है, कहाँ लिखा है? Number 1. Number 2 क्वेश्चन लिखा है total amount including allotment and first call of calls in arrear. तो साफ जाहिर है 3 रुपये अलॉटमेंट का, 2 रुपये फर्स्ट कॉल से 5 रुपये तो ड्यू है। 100 इंटू 5, 500। डोंट बी इन हरी, मार्क्स सिली मिस्टेक में गड़बड़ हो जाएगा।
What will the amount due on final call? B. 40,000. Correct.